हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने एजुकेशनल चैनल पे मोस्ट वेलकम है। आई होप आप लोग की स्टडी अच्छी चल रही होगी। आप लोग जो है टीजीटी के एग्ज़ाम्स और पीजीटी के एग्ज़ाम्स पे फोकस होंगे। तो इसी क्रम में मैं आप लोग को जो है 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो है एचटेट का जो बाकी रह गया था वो मैं लेके आई हूँ। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप जो है चैनल को, जो लोग नए हैं चैनल पे, वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। जो भी आपको समझ में नहीं आता है वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि जो है उसको अच्छे से सर्च करके मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन ही दूँ। कोई इस चैनल पे गलत चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी। तो आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, मेरा मोटिवेशन बनाए रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृत्रिम रेसे के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखते होंगे होम साइंस के जितने भी पेपर्स होते हैं लगभग ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। कृत्रिम रेसे के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है रेयॉन, ऑप्शन बी है नायलॉन, ऑप्शन सी है लिनन, ऑप्शन डी है पॉलिस्टर। क्या है? पॉलिस्टर। तो फटाफट से आप बताइए कि कौन सा इसमें सही होगा। तो कृत्रिम रेसे के नाम से जो जाना जाता है वो क्या है आपका? रेयॉन है। रेयॉन को ही कृत्रिम रेशा कहते हैं। जबकि नायलॉन को क्या कहते हैं? मैजिक फाइबर। ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। नायलॉन को क्या कहते हैं? मैजिक फाइबर। इसको मैजिक फाइबर बोलते हैं। रेयॉन जो है आपका वो शुद्ध सेलुलोज से बनाया जाता है। और रेयॉन का जो तंतु है वो मतलब एकदम प्योर जो है सेलुलोज से बना रहता है और ये जो है रीजनरेटेड होता है। ठीक है, इसलिए इस जो रेयॉन के तंतु को हम क्या कहते हैं कि पुनरुत्पादित सेलुलोज तंत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। अच्छा, रेयॉन के पिता भी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दो रेयॉन के पिता कौन है? काउंट हेनरी डी चार्डोनेट। ठीक है, काउंट हेनरी डी चार्डोनेट जो है रेयॉन के पिता कहे जाते हैं। डी चार्ड काउंट हेनरी डी चार्डोट, ये रेयॉन के पिता कहे जाते हैं। ठीक है। अच्छा, नायलॉन के तंतु को हम क्या कहते हैं? इसे रासायनिक विधि से बनाया जाता है। ठीक है, और एक विशेष जो टेम्परेचर होता है उस पे हम इसके आकार और जो है इसकी आकृति में हम परिवर्तन कर लेते हैं। अच्छा, पॉलिस्टर को देख लीजिए। थोड़ी थोड़ी नॉलेज हम लेते चलते हैं। ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं क्या है, बाकी तो हम जब इसका डिटेल वीडियो आपको पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे आपको पूरी डिटेल्स जो है इसमें हम वहाँ पे आपको डिटेल में वहाँ पे पढ़ाएंगे। तो पॉलिस्टर तंतु जो होता है वो क्या होता है? एक लंबी श्रृंखला वाले पॉलीमर होते हैं। ठीक है, इसमें क्या जो है रॉ मटेरियल्स के रूप में आप देखते होंगे कि कोयला, हवा, पानी, पेट्रोलियम आदि तत्वों को इस्तेमाल किया जाता है। लिनन किससे प्राप्त होता है? फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त होता है। और क्या है लिनन? सेलुलोजिक फाइबर है। तो ये सारे पॉइंट्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिनन मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके लिनन को पूरा डिटेल्स में देख सकते हैं। मैं एक एक पॉइंट वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाई हूँ। आप वहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पेयजल है। ऑप्शन ए है अशुद्धियों से मुक्त, ऑप्शन बी है जल में सॉरी मेरा कोल्ड की वजह से थोड़ा गला ख़राब है, तो आप लोग को अगर प्रोनाउंसिएशन में कहीं प्रॉब्लम हो रही होगी तो प्लीज़ कमेंट में आप पूछ सकते हैं।
पेयजल है, ऑप्शन ए है अशुद्धियों से मुक्त, ऑप्शन बी है जल में मिट्टी का मिलना, ऑप्शन सी है जीव जंतुओं के उत्पादों को मिलाना, ऑप्शन डी है लवणों की उपस्थिति। तो पोर्टेबल जो वाटर होता है वो क्या होता है, अशुद्धियों से मुक्त होता है। ठीक है, पोर्टेबल जो पेयजल है, जाहिर सी बात है कि हम उसमें मिट्टी मिला के, जीव जंतुओं के उत्पादों को मिला के, लवण मिला के वो जल शुद्ध नहीं माना जाएगा। तो जो अशुद्धियों से मुक्त है वही पेयजल हो सकता है। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कोई भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है गृह विज्ञान है, ऑप्शन ए है कला और वाणिज्य, ऑप्शन बी है कला और विज्ञान, ऑप्शन सी है विज्ञान और वाणिज्य, ऑप्शन डी है वाणिज्य और कंप्यूटर विज्ञान। तो जाहिर सी बात है गृह विज्ञान के लगभग स्टूडेंट्स को पता है कि गृह विज्ञान क्या है, कला और विज्ञान दोनों है, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं आप देख सकते हैं उसमें साइंस और आर्ट दोनों के सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं फ्लॉक यार्न इसके अंतर्गत आते हैं। ऑप्शंस आपको 4 दिए हुए हैं, तो आप ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए। ऑप्शन ए है टेक्सचर्ड यार्न, ऑप्शन बी है नॉवेल्टी यार्न, ऑप्शन सी है सिंपल यार्न, ऑप्शन डी है ग्रेंडल यार्न। तो इसका राइट आंसर क्या है, फ्लॉक यार्न इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब फ्लॉक यार्न जो है किसके अंतर्गत आते हैं, टेक्सचर्ड यार्न के, नॉवेल्टी यार्न के, सिंपल यार्न के या ग्रेंडल यार्न के, किसके अंतर्गत ये आते हैं। तो आपका जो फ्लॉक यार्न है वो नॉवेल्टी यार्न के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, नॉवेल्टी यार्न के अंतर्गत। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि नॉवेल्टी यार्न क्या है। इसके जो होता है ये बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता है। सबसे पहली बात, नॉवेल्टी यार्न जो होता है से बने हुए वस्त्र मतलब उतने मजबूत नहीं होते हैं जितने सामान्य रूप से स्पन किए हुए जो होते हैं वस्त्र होते हैं, उसके कंपैरिजन में जो है जो एक समान जो हो मतलब आप ऐसे समझिए कि नॉवेल्टी सूत्रों से जो वस्त्र उतने मजबूत नहीं होते हैं जितने समान रूप से स्पन किए हुए एक समान सूत्रों से बने हुए वस्त्र होते हैं। तो ये मजबूती की दृष्टि से उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसका क्या है, इसको क्या करते हैं, कताई में घुमावों की मात्रा में भिन्नता या विभिन्न डायमीटर के विभिन्न मात्रा में जो है घुमाव लाकर, यानी कि मतलब इसको हम विभिन्न घुमाव पे अलग अलग डायमीटर पे इसमें जो है घुमाव लाकर हम इसको सूत्रों को आपस में जो है घुमाव देकर इसमें एक सजावटी प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, नॉवेल्टी सूत्र को जो है प्लाई सूत्र भी कहते हैं। मतलब नॉवेल्टी यार्न को प्लाई यार्न भी कहते हैं। सूत समझिए, सूत्र बोल दिया, सूत। ठीक है, नॉवेल्टी यार्न को क्या बोलते हैं, प्लाई यार्न भी आपका बोलते हैं। तो नॉवेल्टी यार्न के देखिए टाइप्स कौन कौन से हैं, रेटिने हैं, स्पाइरल यार्न है, नॉट यार्न है, नॉट या उसको आप गांठदार भी बोल सकते हैं, स्पाइक यार्न है, कर्ल लूप या घुंघराला कुछ भी बोल सकते हैं यार्न, स्लब यार्न, चेनिले यार्न, मेटालिक यार्न, स्ट्रेच यार्न, ग्रेंडल यार्न और टेक्सचर्ड यार्न। तो ये दोनों यार्न तो इसी के अंतर्गत आ गए, नॉवेल्टी के अंतर्गत। ठीक है, ये सारे टाइप्स जो है नॉवेल्टी के ही होते हैं। ठीक है, तो आप लोग बेसिक ये समझिए कि नॉवेल्टी यार्न जो है जो सामान्य यार्न होते हैं उसके कंपैरिजन में उतने मजबूत नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न डायमीटर पे विभिन्न तरीक़ों से घुमाव दे करके हम जो है उसमें सजावटी प्रभाव उत्पन्न करते हैं। सॉरी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस विटामिन को जमे हुए विटामिन के नाम से जाना जाता है।
ऑप्शंस आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, विटामिन B6, ठीक है, विटामिन के, विटामिन ए और विटामिन सी। तो किस विटामिन को जमे हुए विटामिन यानी कोगुलेशन, ठीक है, तो किसको कहते हैं? विटामिन के को, ठीक है, विटामिन के को जमे हुए विटामिन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग ही लैंग्वेज में पूछा है, इसलिए कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हो सकती है। देखिए, विटामिन के का काम क्या होता है? रक्त का थक्का जमाने वाला ये विटामिन होता है। इसको कोगुलेटिव विटामिन्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? रक्तस्राव प्रतिरोधी विटामिन्स, ठीक है, इसको रक्तस्राव प्रतिरोधी विटामिन्स भी कहते हैं और रक्त का थक्का जमाने वाली विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन के की कमी से जो होता है, कौन सा होता है? विटामिन के की कमी से रक्त में क्या होता है? प्रोथ्रम्बिन की मात्रा जो है कम हो जाती है आपके, जिससे रक्त का थक्का जमने में समय अधिक लगने लगता है और इस कारण से बहुत ज़्यादा जो है रक्तस्राव होने लगता है। अच्छा, विटामिन B6 का भी देख लेते हैं हम। विटामिन B6 क्या है? अब देखिए, विटामिन के क्या है? ये वसा में घुलनशील विटामिन है और विटामिन B6 आपका जो है जल में घुलनशील विटामिन है। अब विटामिन B6 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इसको भी हम यहीं पे देख लेते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस करते चलते हैं। इसकी कमी से क्या होता है? भूख में कमी हो जाएगी, जी मिचलाना होगा, उल्टियाँ होगा, डर्मेटाइटिस हो जाता है, इस टाइप के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से जो है आपको नाइट ब्लाइंडनेस, कंजक्टिवाइटिस है, जीरोफ्लैथेमिया है, बाइटॉट स्पॉट है, किरेटोमलेशिया है, इस टाइप के रोग देखने को मिलते हैं। विटामिन सी की कमी से, इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी नामक रोग देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्या है? किस द्रव्य में अच्छी मात्रा में एंटीबॉडीज़ होते हैं? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यह शिशु को संक्रमण से बचाते हैं। ऑप्शन ए है अर्गोस्टेरॉल, ऑप्शन बी है विटामिन्स, ऑप्शन सी है कोलेस्ट्रम, ऑप्शन डी है स्पेक्ट्रम। तो शिशु को संक्रमण से बचाने के लिए जिसमें अच्छी मात्रा में एंटीबॉडीज़ होता है वो क्या होता है? कोलेस्ट्रम होता है। कोलेस्ट्रम क्या होता है आपका? ये डिलीवरी के बाद जो है मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है उसको ही हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं और यह एक तरीके का क्या होता है? प्रोटीन होता है जो बच्चे को इन्फेक्शन बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है इसमें, क्योंकि हाई लेवल के एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी विटामिन्स आपको पता ही है, ठीक है। स्पेक्ट्रम तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं नहीं। अर्गोस्टेरॉल क्या है? ये जो है एक बायोलॉजिकल प्रिकर्सर है विटामिन D2 का, जिसका केमिकल नेम है एर्गोकैल्सिफेरॉल। आप D7 का जब नाम पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आ जाते हैं। कौन से पोषक तत्व की कमी से क्रिटिनिज्म होता है? ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा हर एग्ज़ाम्स में आते हैं और इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है, इसलिए स्टूडेंट्स इसको बार बार गलत करके आते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से समझिए कि क्या है क्रिटिनिज्म, क्या है। पहले तो ये समझिए किसकी कमी से होता है। तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है आयोडीन, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है लौह तत्व। तो कौन से पोषक तत्व की कमी से क्रिटिनिज्म होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है क्रिटिनिज्म, ठीक है। आयोडीन की कमी से क्रिटिनिज्म जैसी समस्याएं देखी जाती हैं। और आयोडीन की कमी से और कौन से रोग होते हैं? घेघा भी देखा जाता है। क्रिटिनिज्म जो होता है आपका बच्चों में देखा जाता है, और जबकि वहीं मिक्सडेमा जो है ये भी आयोडीन डिजीज़ ही है, लेकिन ये वयस्कों में देखा जाता है।
तो इस चीज़ को कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि क्रिटिनिज्म जो है बच्चों में देखा जाता है, वयस्कों में देखा जाता है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। क्रिटिनिज्म जो है आयोडीन डिफिशियंसी है और ये बच्चों में देखा जाता है, और वहीं मिक्सेडिमा क्या है आपका, वयस्कों में देखा जाता है। ठीक है, जब मैं ये सारी चीज़ें डिटेल्स में पढ़ाऊँगी तो मैं एक एक पॉइंट वहाँ पे आपको एक एक न्यूट्रिएंट्स लेकर के आऊँगी और सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर करूँगी। अच्छा, प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर और मरासमस दो डिजीज़ देखी जाती हैं, जबकि क्वाशरकोर मेनली प्रोटीन की कमी से होता है और मरासमस जो है आपका प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से होता है। ये भी बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, एग्जाम्स में अक्सर जो है स्टूडेंट्स इस चीज़ को गलत कर देते हैं। ठीक है, आयरन एक यहाँ पे और है, इसको भी देख लेते हैं हम। आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया देखा जाता है मेनली। ठीक है, इसमें दो तरीके के एनीमिया हैं, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया और आर्थोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया, जिसे मेगैलोब्लास्टिक भी कहते हैं। इस टाइप की जो एनीमिया है उसे मेगैलोब्लास्टिक भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चंस, यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, तो आप एक एक पॉइंट्स को समझते जाइएगा। जहाँ भी कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ऊन की अशुद्धियों को हटाने के लिए प्रयोग में आने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन ए है स्काउरिंग, ऑप्शन बी है सिंजिंग, ऑप्शन सी है मर्सराइजिंग, ऑप्शन डी है टेंटरिंग। तो ऊन की अशुद्धियों को हटाने में प्रयोग आने वाली प्रक्रिया जो होती है वो आपकी क्या है, स्काउरिंग है। स्काउरिंग में क्या हम करते हैं, ऊन में जो भी अशुद्धियाँ होती हैं उसको दूर करते हैं। अच्छा, सिंजिंग क्या है, सिंजिंग जो है झुलसाने वाली प्रक्रिया है ये। मर्सराइजिंग सूती वस्त्रों पे किया जाता है या परिसज्जा, और सूती और लिनन पे किया जाता है मेनली। और ये सूती वस्त्रों पे ऐसी ये परिसज्जा होती है कि वो बिल्कुल सिल्क के समान दिखाई दे। ठीक है, टेंटरिंग में क्या करते हैं, इसमें वस्त्र को सीधा करके जो है सीधा करने और सुखाने की प्रक्रिया एक साथ की जाती है टेंटरिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, लंबाई के आधार पर ऐसा होता है, रेशा होगा यहाँ पे, रेशा होता है, टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन ए है 2 प्रकार, ऑप्शन बी है 4 प्रकार, ऑप्शन सी है 1 प्रकार, ऑप्शन डी है 6 प्रकार। तो लंबाई के आधार पर रेशा जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक स्टेपल, दूसरा फिलामेंट। ठीक है, स्टेपल जो होता है हम छोटे रेशे को बोलते हैं और फिलामेंट लंबे रेशे को। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आ जाते हैं। डैश डैश एक तनाव एवं तूफान की अवस्था है। ऑप्शन ए है वयस्कावस्था, ऑप्शन बी है किशोरावस्था, ऑप्शन सी है शैशवावस्था, ऑप्शन डी है वृद्धावस्था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा किशोरावस्था। स्टैनले हॉल के अनुसार जो है किशोरावस्था एक तनाव और तूफान की अवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, अमानवीय साधन। अब देखिए, जो रिसोर्सेज हैं उसमें 2 तरीके के साधन की बात की गई है, एक मानवीय और दूसरा अमानवीय। तो मानवीय साधन वो है जो मनुष्य के अंदर जो है निहित होते हैं, उसके क्या ज्ञान, शक्ति, अभिवृत्ति, योग्यता, कुशलताएं, ये सारे मानवीय साधन हैं। और अमानवीय साधन जो भौतिक चीज़ें हैं जो मनुष्य के अंदर नहीं हैं, वो क्वालिटीज़। तो अमानवीय साधन में आपका कौन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है ज्ञान, तो ये तो मानवीय साधन हो गया। ऊर्जा, ऑप्शन बी है धन और सामान, ऑप्शन सी है रुचि, कौशल, ऑप्शन डी है क्षमताएं, रवैया। तो रुचि, कौशल, क्षमताएं, रवैया, ये सारे मानवीय साधन हैं। ज्ञान
और बचा आपका धन और सामान, तो यही जो है अमानवीय साधन। तो अमानवीय साधन के अंतर्गत कौन कौन से आता है? मनी आता है, भौतिक वस्तुएं आती हैं, सामुदायिक साधन आता है आपका। और निखिल और डार्सी ने समय को भी अमानवीय साधन माना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निखिल और डार्सी, वैसे तो इसको मानवीय माना गया है, लेकिन निखिल और डार्सी ने इसको अमानवीय माना है समय को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नवजात शिशु का सिर उसके शरीर की पूरी लंबाई का डैश डैश होता है? 10वां भाग, बी चौथाई भाग, सी 5वां भाग, डी तीसरा भाग। तो नवजात शिशु का सिर उसकी पूरी लंबाई का चौथाई भाग होता है। ठीक है, कितना होता है? चौथाई भाग, इसको याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कपड़ा निर्माण की सबसे छोटी इकाई कहलाती है? कपड़ा निर्माण की, जो हम फैब्रिक्स बनाते हैं, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन ए वस्त्र, मतलब जो है फैब्रिक, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन बी धागा, मतलब थ्रेड, ये भी नहीं। आलेखन यानी ड्राफ्टिंग, ये भी नहीं। डी यानी रेशा, फाइबर जो है सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि फाइबर से ही यार्न बनता है। ठीक है, और उस यार्न से फिर जो है फैब्रिक तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, समाज की उम्मीदों के अनुसार किसी के व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है? ऑप्शन ए है नैतिक विकास, ऑप्शन बी है सामाजिक विकास, ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन डी है शारीरिक विकास। तो समाज की उम्मीदों के अनुसार किसी के व्यवहार में परिवर्तन जो होता है वो क्या होता है? सामाजिक विकास होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वह बालक जो दोनों हाथों का समान रूप से प्रयोग करे कहलाता है? बाएं हाथ का, ऑप्शन बी दाएं हाथ का, ऑप्शन सी उभयहस्त, ऑप्शन डी बहिर्मुखी। तो वो उभयहस्त कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16, संप्रेषण की प्रभावशीलता को संप्रेषक बढ़ा सकता है इसके द्वारा? ऑप्शन ए है संवाद का ज्ञान, ऑप्शन बी है शोर, ऑप्शन सी है सकारात्मक प्रवृत्ति, ऑप्शन डी होगा यहाँ पे डी अच्छी आवाज़। तो जाहिर सी बात है, संप्रेषण की प्रभावशीलता को संप्रेषक बढ़ा सकता है। मतलब कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है तो वहाँ पे क्या है, हमें जो है उस सब्जेक्ट का नॉलेज होनी चाहिए। नॉइज़ तो बैरियर है, ये नहीं होना चाहिए। सकारात्मक प्रवृत्ति हमारी होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, और हमारी आवाज़ भी अच्छी होनी चाहिए। तो ए और सी और डी देखिए कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए स्कर्वी रोधी है? विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक डिजीज़ होती है। अच्छा, विटामिन B12 की कमी से बताइए कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। क्वेश्चन नंबर 18, डैश डैश एक जैविक सामाजिक इकाई है जिसमें पति पत्नी और बच्चे होते हैं। जाति में कोई एक सामाजिक इकाई तो है नहीं जिसमें पति पत्नी और बच्चे हों, वो तो सबके लिए होता है। मित्र, परिवार होगा इसका राइट आंसर। परिवार एक सामाजिक इकाई है जिसमें पति पत्नी और बच्चे रहते हैं। हम लोग जिसमें रहते क्या है, ये सबका परिवार है। क्वेश्चन नंबर 19, मनरेगा का पूर्ण नाम है? ऑप्शन ए है मॉनिटरिंग ऑफ नेशनल रूरल ईगर ग्रोथ एसोसिएशन, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ऑप्शन डी है महारानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो मनरेगा का पूर्ण नाम क्या है?
महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ऑप्शन बी। जो पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम था 2005, वो बाद में बदल करके ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम बन गया। और इसको 2009 में जो है इस अधिनियम को मतलब स्वीकार किया गया, मतलब कार्यान्वित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, गर्भकालीन अवस्था है। ऑप्शन ए है जन्म के बाद पहले 30 दिन तक, ऑप्शन बी है 2 से 6 वर्ष तक, ऑप्शन सी है 30 दिन से 2 वर्ष तक, ऑप्शन डी है गर्भाधान से जन्म तक। तो गर्भकालीन अवस्था सबको पता है, ये गर्भाधान से लेकर के और जन्म तक की अवस्था होती है। आई होप आपको आज का जो है क्लास समझ में आया होगा। जहाँ भी कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कहीं भी एग्ज़ाम्स अगर होते हैं होम साइंस के, तो वो क्वेश्चन रिपीट होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। इससे पहले भी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ एस्टेट का, तो मैं उसके भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वो दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा। तो टोटल जो 60 क्वेश्चन होम साइंस के आए थे वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और जो लोग नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अपनी स्टडी को, सबसे इम्पॉर्टेंट काम कि अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। थैंक यू।